फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अब देखिए, हमारा जो विश्व है इसमें महाद्वीप केवल 29% भाग पे हैं और बाकी का जो पूरा विश्व है वहां पर महासागर है। तो जो हमारे महाद्वीप हैं ये हमेशा से यहीं पर नहीं थे जहां आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये जितने भी महाद्वीप हैं इनकी स्थिति में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहले ये पृथ्वी के किसी और हिस्से में थे, अब कहीं और आ गए। इसी चीज को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और इसको समझाने के लिए जो अलग अलग सिद्धांत आए इस बात को समझाने के लिए, उनको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, एक उदाहरण के लिए अगर आप अटलांटिक महासागर को देखें, ये आपका मैप में देखिए, ये आपका अटलांटिक महासागर है यहाँ पर। तो इसका जो आपका अटलांटिक महासागर के एक ओर जो दक्षिणी अमेरिका है और दूसरी ओर जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पश्चिमी हिस्सा है, अगर आप चाहें तो आप इनको मिला सकते हैं आपस में, यानी कि ये पार्ट जैसे है यहाँ पर जाकर फिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े होंगे, इसी तरह से ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े होंगे। तो इस संभावना को सबसे पहले व्यक्त किया था अब्राहम ऑर्टेलियस ने। तो अब्राहम ऑर्टेलियस ने सबसे पहले ये कहा 1596 में कि शायद ये महाद्वीप पहले आपस में जुड़े थे। लेकिन देखिए, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाद में जो एंटोनियो पेलेग्रिनो है, इसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इन महाद्वीपों को आपस में जोड़ के दिखाया। यानी एंटोनियो पेलेग्रिनो ने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये साबित किया कि इनको अगर हम जोड़ना चाहें तो ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट बैठ जाते हैं, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पर फिट हो जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न आ जाता है कि अगर सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे कभी, तो ये इस तरह से अलग अलग कैसे हो गए? वो कौन सा कारण था, कौन सा बल था जिसने इन्हें अलग किया और ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे कैसे? इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 1912 में दुनिया के सामने रखा। चलिए इस सिद्धांत को समझते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत की जो आधारभूत संकल्पना है वो ये है कि जितने भी भूखंड आज के समय में आपको दिख रहे हैं, जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं, ये कभी आपस में जुड़े हुए थे, यानी एक ही भूखंड था। जैसे ये अगर हमारी पूरी पृथ्वी है तो जितने भी महाद्वीप थे सब आपस में जुड़े हुए थे इस तरह से। वेगनर के अनुसार आज जितने भी महाद्वीप हैं सब इसी भूखंड के पार्ट थे और ये जो भूखंड था, यानी कि भूखंड मतलब क्या, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। भू माने जमीन और खंड माने टुकड़ा। तो ये जो बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ था, यानी कि बाकी पूरे हिस्से में महासागर फैला हुआ था। ये जो बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था इसको वेगनर ने कहा पैंजिया, यानी कि ये जो सारे महाद्वीप पहले के समय में जुड़े थे, वेगनर ने इसको पैंजिया नाम दिया। और इसके चारों तरफ जो महासागर था वो क्या बना, वो पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल, यानी चारों तरफ केवल पानी। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। यानी ये जो अपना पैंजिया है, जो इसमें सभी महाद्वीप हैं, ये लगभग 20 करोड़ साल पहले टूटा। कैसे टूटा इसके बारे में भी वेगनर ने कुछ चीजें बताई हैं। तो 20 करोड़ साल पहले ये टूटा और दो भागों में बट गया। किन दो भागों में बट गया? एक को इन्होंने कहा लॉरेशिया और दूसरे को इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। और ये बाद में क्या हुआ, जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड थे, यानी कि देखिए दो टुकड़ों में बटा पैंजिया, क्या कौन कौन बना, लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना। और आगे चल के क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड था और जो लॉरेशिया था, ये भी और भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए। अगर ना टूटे होते तो विश्व में आज 2 ही महाद्वीप होते, लेकिन ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, इसीलिए महाद्वीपों की संख्या बढ़ती गई। अब देखिए, एक प्रश्न और खड़ा होता है, अगर ये दोनों मानचित्र आपस में मिलाए जा सकते हैं, यानी दक्षिणी अमेरिका को अगर अफ्रीका से मिलाया जा सकता है, तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि ये आपस में सच में मिले ही होंगे। मिलाया जा सकता है, बात ठीक है, लेकिन आपस में मिले थे इसके क्या साक्ष्य हैं? तो इसके कुछ अब हम लोग प्रूफ को देखेंगे।
जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि सच में ये जितने भी महाद्वीप हैं पहले आपस में जुड़े थे। अब देखिए, आज जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि है, इससे हम किसी भी चट्टान की आयु पता लगा सकते हैं, यानी चट्टान कितनी पुरानी है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वर्ष कितनी पुरानी चट्टान है, ये हम पता कर सकते हैं। तो 200 करोड़ वर्ष प्राचीन जो शैल समूह है, यानी कि ऐसी चट्टानें जो लगभग 200 करोड़ साल पुरानी हैं, वो एक तो ब्राजील तट पे एक तरफ मिल जाती हैं और दूसरा पश्चिमी अफ्रीका में भी मिल जाती हैं। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि एक ही जैसी चट्टानें, एक ही उम्र की चट्टानें इधर भी आपको मिल रही हैं और अफ्रीका में भी आपको मिल रही हैं? इसका मतलब है ये दोनों कभी आपस में जुड़े थे, तभी एक जैसी चट्टानें थी। जब ये दोनों अलग हो गए तो कुछ चट्टानें इधर रह गई अफ्रीका में, कुछ चली गई दक्षिणी अमेरिका में, तभी दोनों हिस्सों में एक जैसी चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही देखिए, फिर एक और प्रमाण है, जैसे कि जो हमारे समुद्र के किनारे होते हैं वहां पर कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं जिसको समुद्री निक्षेप कहते हैं। तो ये जो निक्षेप हैं आपको दोनों जगहों पे मिलेंगे। ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका है यहाँ भी, और जो आपका अफ्रीका है यहाँ भी। और एक खास बात है कि यहाँ पर जो सबसे पुराने निक्षेप हैं वो जुरैसिक काल के हैं। देखिए, पृथ्वी का जो पूरा का पूरा इतिहास है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसी में जुरैसिक काल आ जाता है जिसमें डायनासोर वगैरह थे। तो जो जुरैसिक काल है, इससे पहले के निक्षेप यहाँ पर समुद्री निक्षेप नहीं मिलते। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं मिलते? अब ये माना गया कि यहाँ पर इससे पहले समुद्र होगा ही नहीं, यानी कि जो ये दोनों हिस्से हैं ये इस समय तक आपस में, जुरैसिक काल से पहले तक आपस में जुड़े होंगे। जब दो हिस्से ऐसे जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में पानी कहाँ से होगा, समुद्र कहाँ से होगा? जब ये धीरे धीरे जुरैसिक काल में धीरे धीरे अलग हुए तब इनके तटों पर निक्षेप होना शुरू हुआ होगा। तो इसीलिए जुरैसिक काल से पहले के समय के कोई भी समुद्री निक्षेप ना आपको दक्षिण अमेरिका के तट पे मिलते हैं और ना अफ्रीका के तट पे। इससे भी यह सिद्ध होता है कि ये जो हिस्से हैं आपस में जुड़े थे। फिर देखिए टिलाइट। तो टिलाइट क्या है? अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, यानी कि जब जो ग्लेशियर है उसके द्वारा कुछ पदार्थों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। निक्षेप को अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो जब डिपोजिशन होता है ग्लेशियर के द्वारा, इससे जो है टिलाइट अवसादी चट्टानें बनती हैं। अब भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप, यानी भारत में जो गोंडवाना श्रेणी के तलछट मिलते हैं वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग स्थल खंडों पे मिलते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भारत में हमारे जिस तरह का डिपोजिशन मिलता है उसी तरह का डिपोजिशन आपको 6 और जगहों पे मिल जाएगा। कहां कहां पे ये मिल जाएगा आपको? अफ्रीका में, इसके साथ ही फॉकलैंड द्वीप में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में। उदाहरण के लिए अगर आप भारत को देखें और ऑस्ट्रेलिया को देखें, दोनों अच्छे खासी दूरी पर हैं। तो दोनों जगहों पर एक जैसा निक्षेप, एक जैसा डिपोजिशन कैसे आया? ये कहीं ना कहीं हमको दिखा रहा है कि ये भी हिस्से, पहले जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे हिस्से कभी एक समय में आपस में जुड़े रहे होंगे। इसी कारण से यहाँ पर एक जैसा डिपोजिशन मिलता है। इसके बाद देखिए अगला प्रमाण आता है प्लेसर निक्षेप का। इसको मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा। देखिए एक नदी बह रही है और क्या होता है, ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है, थोड़ा सा इधर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हिस्सा था ये वाला नदी का, यहाँ पर कुछ पानी छूट जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या है, पानी दिखेगा। देखने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि यहाँ पर वाटर कैसे आ सकता है, जबकि नदी तो इधर बह रही है, तो यहाँ पानी कैसे आया होगा? लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि कभी ये हिस्सा नदी का ही भाग था। इसी तरह से जो हमारे अफ्रीका का घाना तट है, घाना तट पर आपको सोना मिलेगा, यानी कि गोल्ड का डिपोजिशन मिलेगा, लेकिन ये सोना जिन शिराओं से होकर के आता है वो शिराएं आपको नहीं मिलेंगी। तो फिर ये सोना आ कहां से रहा है? तो ये पता चलता है कि जो एक्चुअल में ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका का जो ब्राजील है, वहां पर ये सोना युक्त शिराएं हैं। और आप समझ गए होंगे इसका क्या कारण है, कभी दोनों आपस में जुड़े थे।
तो जो ब्राजील वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है जब आपस में जुड़ा था तो यहाँ की जो शिराएं हैं उनसे जो सोना है वो आ करके यहाँ पर डिपॉजिट हो गया या इकट्ठा हो गया। लेकिन जब दोनों भाग अलग अलग हो गए तो सोना तो आज भी यहाँ पर है, जो डिपोजिशन हुआ वो तो है आज भी, लेकिन ये सोने को लाने वाली जो शिराएं हैं वो ब्राजील में है, इसलिए दोनों अलग अलग दिखती हैं। तो ये भी एक प्रमाण है कि दोनों कभी आपस में जुड़े थे। फिर आता है देखिए जीवाश्मों का वितरण। इसको एक लाइन में देख लीजिए, जैसे एक लेमूर प्राणी हो गया, ये भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलता है, इसीलिए कुछ वैज्ञानिक जो है इन तीनों को आपस में मिलाकर लेमूरिया नाम से देखते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका कभी आपस में जुड़े थे। तो ये भी एक आपका तर्क हो गया। देखिए वेगनर के सिद्धांत से ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी महाद्वीप थे पहले आपस में जुड़े थे, लेकिन फिर ये अलग अलग कैसे हुए? तो इस प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश वेगनर ने की। इन्होंने कहा देखिए दो तरह के बल हैं जिसकी वजह से महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग भागों में ये प्रवाहित हो गए। पहला था पोलर बल या फिर आप कह लीजिए ध्रुवीय फ्लीइंग बल। तो ये ध्रुवीय फ्लीइंग बल कैसे आता है? जो हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है इसकी वजह से ये बल इकट्ठा होता है। दूसरा आ जाता है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल कैसे आता है? जो हमारे सूरज और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है इसकी वजह से ज्वारीय बल जन्म लेता है और इसी की वजह से पृथ्वी पे ज्वार भाटे आते हैं। लेकिन देखिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये दोनों बल इतने शक्तिशाली कभी भी नहीं हो सकते कि इसकी वजह से इतने बड़े बड़े महाद्वीप के टुकड़े आपस में टूट जाएं और फिर बह के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएं। यानी कि वेगनर का सिद्धांत ये तो सिद्ध कर रहा था कि ये महाद्वीप कभी ना कभी आपस में जुड़े थे, पर इस चीज को नहीं बता पा रहा था कि ये टूटकर अलग कैसे हुए। तो देखिए इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए आर्थर होम्स ने संवाहन धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया। संवाहन धारा सिद्धांत क्या है? देखिए मैंटल से कुछ आपको पिछली क्लास में मैंने आपको क्रस्ट है अर्थ में, उसके बाद मैंटल है, कोर है, इन सभी परतों के बारे में बताया था। तो अर्थ में जो हमारी मैंटल का हिस्सा है वहां से कुछ धाराएं आती हैं, करंट ऊपर आते हैं जिनको कन्वेक्शन करंट या संवाहन धाराएं कहते हैं। तो आर्थर होम्स ने समझाया कि इन्हीं संवाहन धाराओं की वजह से महाद्वीप टूट करके अलग हुए और अलग अलग जगह पे प्रवाहित हो गए। देखिए एक और तो आर्थर होम्स ने संवाहन धारा सिद्धांत दिया, दूसरी तरफ जो महासागर है इसका भी लगातार अध्ययन हो रहा था कि ओशियन फ्लोर किस तरह का है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन सभी चीजों को मिला करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सामने आई। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने से पहले हम लोग महासागर में जो कुछ विशेष चीजें, जो कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं उसको समझेंगे। देखिए जो महासागरीय अधिस्थल है, महासागरीय अधिस्थल मतलब ओशियन फ्लोर, जैसे कि हम लोगों की पृथ्वी पे जहां आप रहते हैं यहाँ पर एक फ्लोर है, उसी तरह से महासागर में भी फ्लोर होगा। तो जो ओशियन फ्लोर है उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। देखिए महासागरों की बनावट और आकार पर जो विस्तृत शोध हुए हैं, जो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, इससे पता चलता है कि महासागरों का जो फ्लोर है, जो अधिस्थल है, ये कोई मैदान नहीं है। यानी कि जो आप इमेजिन करें कि महासागर में जो पूरी की पूरी गहराई में मैदान होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें भी ऊंचे नीचे स्थान पाए जाते हैं, उच्चावच पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधिस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी बहुत सारी जानकारियां दी और इससे पता चला कि इसमें जलमग्न पर्वतीय कटक होते हैं, यानी कि इसमें रिजेस होती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। तो इसमें रिजेस मिल जाती हैं, बहुत गहरी गहरी खाइयां मिल जाती हैं जिसे ट्रेंचेस कहते हैं। तो ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? रिज कहाँ मिलेगी, ट्रेंच कहाँ मिलेगा? महाद्वीपों के किनारे पे। देखिए महासागर है तो किनारे पे महाद्वीप होगा, यानी कि जमीन होगी। तो यहीं पर आपको ट्रेंचेस, रिजेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय होता है। अब देखिए बात आएगी मध्य महासागरीय कटक क्या है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना इंपॉर्टेंट है जिससे आप समझ पाए। देखिए ये आपका मान लीजिए ओशियन फ्लोर है, इसमें नीचे से संवाहन धाराएं आ रही हैं।
इन संवहन धाराओं की वजह से क्या होता है, ये जो ओशियन फ्लोर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक प्लेट इधर खिसक जाती है, एक प्लेट इधर खिसक जाती है, और बीच से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक। ये जो यहाँ पे ओपन हो गया है स्थान, ये पूरा कहलाएगा मध्य महासागरीय कटक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य महासागरीय कटक जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, और जाहिर सी बात है जमीन का मुंह खुल गया है तो यहाँ से लावा बाहर आएगा। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह भी बताया कि महासागर के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों की चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। क्यों नवीन है, थोड़ा सा मैं आपको चलिए बता देता हूं जिससे जिज्ञासा न रह जाए। देखिए यहाँ पर लावा आ रहा है बाहर, लावा बाहर आएगा तो जमेगा, चट्टानें बनेंगी। तो ये लावा क्योंकि लगातार बाहर आता रहता है, ये कटक खुला हुआ है, तो यहाँ पर नवीन चट्टानें बनती रहती हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं और इनकी आयु और रचना एक समान है। ये सब देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार बने। क्या पता चला, यही जो कटक है, यानी आपको समझाने के लिए सामान्य भाषा में कह रहा हूं कि ये जो पृथ्वी का एक तरह से मुंह खुल गया है, यहाँ पर क्या है, लावा बाहर आता है, इधर भी जमता है, इधर भी जमता है, इधर भी आगे जमेगा, इधर भी। तो क्या है, जैसी चट्टान इधर बनती है ठीक वैसी ही इधर बनती है। ये वाली जैसी चट्टान होगी वो भी इधर की भी ऐसी होगी, और इनकी एज भी एक जैसी पाई जाती है। अगर ये 100 साल पुरानी है तो ये भी 100 साल पुरानी है, फिर इसके आगे वाली 200 साल पुरानी होगी। यानी कि इनकी एज में समानता पाई जाती है दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं, और ये दोनों चट्टानें एक ही जैसी होती हैं, जिसे कहते हैं समरूपता। तो ये देखिए कुछ चीजें थी। अभी हम लोग और महासागर का जो आधा स्थल है, जो ओशियन फ्लोर है, कुछ और चीजें देखेंगे, लेकिन अभी जो आपने चीजें देखी ये कुछ चीजें थी जिससे लोगों का ध्यान, जिससे ज्योग्राफर का ध्यान प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ गया था। तो पहले हम लोग महासागरीय अधस्थल यानी ओशियन फ्लोर के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो गहराई और उच्चावच के आधार पे दो चीजें, एक तो जो महासागर की गहराई है इसके आधार पे, और दूसरा जो इसमें अलग अलग ऊंचाई के अलग अलग तरह के जो आपको लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं, इसके आधार पर महासागरीय तल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली हो गई महाद्वीपीय सीमा, जो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हो गया गहरे समुद्री बेसिन, और तीसरा हो गया मध्य महासागरीय कटक। तो सबसे पहले देख लेते हैं महाद्वीपीय सीमा के बारे में। देखिए ये महाद्वीपीय किनारे यानी महाद्वीप का किनारा, और जो गहरा समुद्र बेसिन है, यहाँ पर देखिए लिखा है महासागरीय बेसिन। तो जो महासागरीय बेसिन है और जो समुद्र का किनारा है, इसके बीच के हिस्से को महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। इसमें आपका महाद्वीपीय मग्न तट आ जाएगा। इसके साथ ही ये जो महाद्वीपीय ढाल है, देखिए ये ढाल एक दिखाई गई है, चित्र में देखिएगा, ये जो ढाल दिखाई गई है ये इसी में महाद्वीपीय सीमा में आ जाती है। इसके साथ ही जो महाद्वीपीय उभार हैं और जो गहरी महासागरीय खाइयां हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रिजेस हैं, जो ट्रेंचेस हैं, यानी कि जो खाइयां हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं, महाद्वीपों के तट के पास में। तो ये सारी चीजें महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत आ जाती हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां, ये सब महाद्वीपीय सीमा में आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं वितलीय मैदान, जो दूसरा हिस्सा हो गया ओशियन फ्लोर का। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। यानी कि जो आपका कोस्टल एरिया हो गया, जो तट हो गया, और जो महासागरीय कटक हो गया जिसको रिज कहते हैं, इसके बीच में आपको ये वितलीय मैदान मिलेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको इसे समझने में अभी दिक्कत होगी, ये अगले चैप्टर में ज्यादा क्लियर होगा। देखिए महाद्वीपों पे बहुत सारा डिपोजिशन होता है, मिट्टी के कण हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजों को नदियां, ग्लेशियर अपने साथ ले आते हैं और कहाँ जमा कर देते हैं, जो महासागर है इसमें ला करके जमा कर देते हैं। तो इन्हीं अवसादों से, यानी यही जो डिपोजिशन लाया गया है, इसी से ऐसे वितलीय मैदानों का निर्माण होता है। फिर आ जाता है मध्य महासागरीय कटक।
मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि महासागर के जल में डूबी होती है और पृथ्वी पे जो सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है वो मध्य महासागरीय कटक में ही पाई जाती है। देखिए, हमारी पृथ्वी पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है और ऐसी भी बहुत सी जगह हैं जहां पर भूकंप आते रहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण। अच्छा, इसको मैं चाहता हूं आप रटे नहीं बल्कि समझें, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारे जो महाद्वीप हैं बेसिकली ये प्लेट्स के ऊपर हैं, यानी कि कुछ पृथ्वी में प्लेट हैं जिसके ऊपर आपको ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं और ये प्लेट क्या है, लगातार एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे बढ़ रही हैं, यानी इनमें जो है गति होती रहती है, मूवमेंट होता रहता है। क्यों होता रहता है? कन्वेक्शन करंट, संवहन धाराओं के कारण। तो ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से प्लेट या तो आपस में टकरा रही हैं, दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं। अब देखिए, अगर एक दूसरे के सामने आ जाएंगी तो टकराएंगी, या फिर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसा मैंने अभी आपको समुद्र के बारे में बताया, मध्य महासागरीय कटक में होता है। या फिर दो प्लेट ना टकरा रही हैं ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बस एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, यानी ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये नीचे की तरफ जा रही है। आप कह लीजिए कि इनके बीच में कोई टकराहट नहीं है। अच्छा, ये जो तीनों तरह की प्लेट हैं, चाहे आपस में टकरा रही हैं, दूर जा रही हैं, या फिर एक दूसरे से घर्षण करती हुई आगे बढ़ रही हैं, तीनों के ही किनारे पे भूकंप आते हैं। और जो ये दो तरह की प्लेट हैं, एक तो आपकी जो दूर जा रही हैं एक दूसरे से, या फिर जो आपस में टकरा रही हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी भी दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसी चीज को मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा दूंगा। जैसे हमारे हिमालय के पास में दिल्ली है, उत्तराखंड है, नेपाल है, यहाँ पर इतना भूकंप क्यों आता है? क्योंकि जो भारत है और जो यूरेशिया है ये प्लेट आपस में टकरा रही हैं एक दूसरे से, और जब प्लेट आपस में टकराएंगी तो भूकंप आएगा। अच्छा, देखिए, अटलांटिक महासागर में यहाँ पर आपको कुछ भूकंप के क्षेत्र दिखाए गए हैं। जैसे ये जो पूरा का पूरा, देखिए आप एक लाइन देख सकते हैं, ये जो लाइन है डॉटेड, ये भूकंप के क्षेत्र को दिखा रही है। तो यहाँ भूकंप क्यों आते हैं? हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मध्य जो महासागरीय कटक है वो विद्यमान है। अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक है जहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। ये प्लेट अगर इधर को जा रही है तो दूसरी प्लेट इधर जा रही है। इसकी वजह से क्या है, एक तो यहाँ पर आपको ज्वालामुखी भी मिलेंगे क्योंकि मैग्मा बाहर आएगा। दूसरा, आप खुद सोचिए, जब जमीन के नीचे दो चीजें एक दूसरे से दूर होंगी, अपनी जगह छोड़ेंगी, तो ऊपर तक जो जमीन है वो हिलेगी, कंपन होगा। इसी वजह से यहाँ पर आपको भूकंप के क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो ये जो पूरी आपको भूकंप की लाइन दिखाई दे रही है, इसका यही कारण है कि यहाँ पर मध्य महासागरीय कटक है। देखिए, ठीक यही कॉन्सेप्ट आपका ज्वालामुखी पे भी लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जो बेल्ट दिखाई गई है, ये वाली पूरी जो बेल्ट है, इसमें आपको ढेर सारे ज्वालामुखी ब्लैक कलर की डॉट से दिखाए गए हैं। और इसका कारण क्या है? वही कारण है, यहाँ पर भी जो प्लेट हैं उनके बीच में गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी मिलते हैं। देखिए, जो चट्टानों में चुंबकत्व होता है उसका अध्ययन किया गया और महासागरीय तल का मानचित्रण किया गया, यानी मैपिंग की गई ओशियन फ्लोर की। इससे जो कुछ बातें पता चली हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जहां पर मध्य महासागरीय कटक होते हैं वहां पर ज्वालामुखी उद्गार होना एक बहुत ही सामान्य क्रिया है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण एक जैसे होते हैं। यानी कि देखिए, ये मान लीजिए कटक है, इसके यहाँ पर जो चट्टान मिल रही है और इतनी ही दूरी पर यहाँ पर जो चट्टान, मान लीजिए दोनों 20-20 किलोमीटर की दूरी पर है कटक से, तो जितनी आयु इस चट्टान की होगी उतनी ही आयु इस चट्टान की होगी। जैसी संरचना इसकी होगी वैसी ही इसकी होगी। जिन तरह के पदार्थों से ये बनी है उसी तरह के पदार्थों से ये बनी होगी।
और साथ में इनका जो चुंबकीय गुण है वो भी एक जैसा होगा। देखिए चुंबकीय गुण क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। एक चट्टान है, इसमें हमारी पृथ्वी में नॉर्थ और साउथ है, चुंबकीय ध्रुव है हमारी पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ। वैसे ही एक चट्टान के भी चुंबकीय ध्रुव हो जाते हैं, क्योंकि देखिए चट्टान में लोहा वगैरह है, तो जो लोहा वगैरह जम गया है तो लोहे के भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इस चट्टान में इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इस चट्टान में भी इधर नॉर्थ और इधर साउथ दिखाई देगा। और फिर देखिए महासागरीय कटक के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है। अब फिर से बात आएगी चुंबकत्व ध्रुवण क्या है, फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए क्या है, हमारी जो पृथ्वी है इसके जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो बदलते रहते हैं। जो आज नॉर्थ है हो सकता है 1 करोड़ पहले वो साउथ हो, 1 करोड़ साल पहले वो साउथ हो, उससे 2 करोड़ साल पहले हो सकता है वो फिर से नॉर्थ हो गया हो। यानी कि जो हमारी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं वो बदलते रहते हैं। जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाता है, जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाता है। अब ये हमारा कटक है, यहाँ पर जब एक चट्टान जम रही है, जब लावा जम रहा है, तो जिधर पृथ्वी का नॉर्थ था उधर इस चट्टान का नॉर्थ था, और जिधर पृथ्वी का साउथ था उधर चट्टान का भी साउथ हो गया। अब क्या हुआ, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव बदल गया। इसको कहते हैं ध्रुवता उत्क्रमण। यहाँ पर जो वर्ड आया ध्रुवता उत्क्रमण, वो क्या होता है, यही होता है। तो अब पृथ्वी का साउथ हो गया ऊपर को और नॉर्थ हो गया नीचे को, तो चट्टान में भी साउथ होगा ऊपर, नॉर्थ होगा नीचे। यही चीज इधर की चट्टानों में होगी, इधर नॉर्थ इधर साउथ इस वाली चट्टान में, आगे वाली चट्टान में इधर साउथ इधर नॉर्थ। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं नॉर्थ साउथ वो बदल जाना। तो ये चुंबकीय ध्रुवण भी पाया जाता है कटक के दोनों ओर की चट्टानों में। और ये क्या दिखाता है कि ये जो चट्टानें हैं अलग अलग समय पर बनी हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो ध्रुव है चुंबकीय ध्रुव है वो अलग अलग समय पे चेंज हुआ है, तो ये चट्टानें भी अलग अलग समय पे बनी हैं। और जो मैग्मा है वो दोनों तरफ फैला है, उसी के कारण ये बनी है। इसीलिए दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं, एक समान दूरी पर जो चट्टानें हैं उनमें एक जैसा चुंबकीय ध्रुव मिलता है। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग हटके आपको डिटेल में बता दिया, जिससे आप जब पढ़ें तो केवल आप रट ना रहे हो, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा ज्यादा नई हैं, यानी कि महासागर की जो चट्टानें हैं वो ज्यादा नई हैं। और जो अंतिम पॉइंट है इसको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए गहराई खाइयों में भूकंप के उद्गम, जो गहरी गहरी ट्रेंचेस हैं वहां पर भूकंप के उद्गम जो है, भूकंप का उद्गम मतलब जहां से भूकंप की तरंगें शुरू होती हैं, वो जो उद्गम पॉइंट है गहरी खाइयों में बहुत गहराई में है। जबकि जो मध्य महासागरीय कटक है यहाँ पर जो भूकंप उद्गम केंद्र है वो कम गहराई पे होता है। उद्गम केंद्र के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जहां से भूकंपीय तरंगे जो हैं, भूगर्भीय जो तरंगे होती हैं जहां से स्टार्ट होती हैं, उसको भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। तो फिर देखिए इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पे, यानी जो अभी हम लोगों ने तथ्य देखे और जो मैंने आपको चट्टानों के चुंबकीय गुण के बारे में बताया, जो मैंने बताया नॉर्थ साउथ बदलता रहता है, इन सारी चीजों के आधार पे हेस जो है एक ज्योग्राफर हैं, इन्होंने 1961 में अपना एक सिद्धांत, एक हाइपोथेसिस दी, जिसे सागरीय अधिस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो ये सागरीय अधिस्थल विस्तार का एक चित्र दिया गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हेस ने जो बताया, हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। यानी कि कुल मिला के इतना आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि महासागरीय कटक से लावा निकलता है, और जो पहले से यहाँ पर लावा जमा है, जो पहले की जो चट्टानें बन गई हैं लावा की, उसको नया लावा धकेल के आगे बढ़ा देता है और यहाँ पर जो है नया लावा जम जाता है। यानी कि यहाँ पर जो चट्टान थी वो यहाँ चली गई और यहाँ पर नई चट्टान मिल गई। इस प्रकार महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा है। यानी कि अब देखिए इससे क्या होगा, लगातार जब चट्टानें आगे बढ़ती जाएंगी इस तरह से, तो जो महासागरीय अधिस्थल है या कह लीजिए जो ओशियन का फ्लोर है वो लगातार बढ़ता जाएगा, आगे की ओर विस्तृत होता जाएगा।
महासागरीय परपटी की अपेक्षा कृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के ना सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही। अब देखिए एक बात आ जाती है, इसको समझ लीजिए। यहां से आपने कहा कि ओशियन फ्लोर बढ़ रहा है, लगातार आगे की ओर ओशियन फ्लोर बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आता है अगर बढ़ रहा है तो इस तरह से तो महाद्वीपों को खत्म हो जाना चाहिए, सारा का सारा जो ओशियन फ्लोर है वही होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है क्षेपित हो जाते हैं, सबडक्ट हो जाते हैं, यानी कि जहां पर आपका महाद्वीप है उससे जब ये महासागर की प्लेट जाकर के टकराती है तो ये महाद्वीप की प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है इस तरह से। और क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब महाद्वीप की प्लेट के नीचे महासागर की प्लेट दबती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सबडक्शन या क्षेपण। और फिर क्या होता है, ये जो प्लेट है नीचे जाकर के पिघल जाती है। नीचे पृथ्वी में तापमान ज्यादा है तो ये नीचे जाकर के पिघल जाती है। तो इस बात के माध्यम से, इस क्षेपण के सिद्धांत के माध्यम से हेरी हेस ने समझाया कि ये जो महासागरीय जो फ्लोर है ये बढ़ता ही क्यों नहीं जा रहा है, यानी कि एक महासागर का जब विस्तार होता है तो दूसरा महासागर सिकुड़ क्यों नहीं रहा है? वो इसीलिए नहीं सिकुड़ रहा है क्योंकि क्षेपण भी हो रहा है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ जो महासागरीय गर्त हैं वहां पर जाके ये नष्ट भी हो जाती है, यानी कि जहां पर ट्रेंचेस हैं वहां पर जा करके ये जो ओशियन फ्लोर नया बना है, या कह लीजिए जो ओशियन फ्लोर है, नया हटा दीजिए, जो ओशियन फ्लोर है वो ट्रेंचेस में जाके सबडक्ट हो जाता है, क्षेपण हो जाता है। और इसीलिए जो ओशियन फ्लोर है उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ओशियन बढ़ रहा है तो दूसरा सिकुड़ रहा है। अब देखिए प्लेट विवर्तनिकी पे हम लोग आ गए हैं। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात, यानी जो हेरी हेस की ये जो हाइपोथेसिस थी सागरीय तल विस्तार की, ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग की, इसके बाद विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। फिर से विद्वान जानना चाहते थे कि ये कैसे हो रहा है कि जो महासागर हैं, जो महाद्वीप हैं वो टूटे और इतनी दूर तक पहुंच गए। तो 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने अपने जो विचार थे, इन तीनों के जो विचार थे उनको एक अवधारणा के रूप में इकट्ठा किया जिसको प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। तो जो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो ध्यान रखें कि प्लेट विवर्तनिकी किसके विचारों का परिणाम है? 3 लोगों के, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है, यानी बहुत जो ठोस चट्टान है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं, जो महाद्वीप और महासागरीय स्थल खंडों से मिलके बनी है। यानी कि जो महाद्वीप है, जो महासागर हैं, इन्हीं से मिलकर के एक प्लेट बनती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। देखिए दुर्बलता मंडल मतलब एस्थेनोस्फीयर। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मैंटिल है इसके ऊपर के हिस्से को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, और जो ज्वालामुखी में मैग्मा आता है वो यही एस्थेनोस्फीयर से मिलता है। तो ये जो हमारी प्लेट हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाती आती रहती हैं। स्थल मंडल में परपटी और ऊपरी मैंटिल को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो हमारी पृथ्वी की भूपरपटी है और जो मैंटिल है इसको मिलाकर के स्थल मंडल बनता है, और इसकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर है और महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर तक का चौड़ाई का स्थल मंडल है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। अब देखिए एक प्लेट महाद्वीपीय है या महासागरीय, ये किस चीज पे निर्भर करेगा? अगर प्लेट का ज्यादा बड़ा भाग महासागर में है, महासागर से जुड़ा है, तो प्लेट को महासागरीय कहेंगे, और इसके विपरीत अगर महाद्वीप से जुड़ा है तो महाद्वीपीय प्लेट हो गई। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर की जो प्रशांत प्लेट है ये महासागरीय प्लेट है, जबकि जो यूरेशियन प्लेट है जिसके बारे में बताया था, जो एशिया की जो इंडिया की प्लेट से टकरा रही है जिसकी वजह से हिमालय बना है, तो ये जो यूरेशियन प्लेट है ये महाद्वीपीय प्लेट है। अच्छा, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। तो पृथ्वी पे 7 प्रमुख प्लेट हैं, यहाँ पर देखिए बताई गई हैं, और उसके बाद कुछ छोटी छोटी प्लेट हैं।
7 प्रमुख प्लेट कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट हो गई, इसके साथ ही उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, प्रशांत महासागरीय हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट हो गई और यूरेशियाई प्लेट हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं जैसे अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, तो ये प्लेट आपको चित्र में दी गई हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जैसे कि कोकोस प्लेट हो गई। कोकोस प्लेट आपके मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो यहाँ पर ये कोकोस प्लेट को दिखाया गया है। इसके साथ ही फिर नज़का प्लेट आ जाती है, ये दक्षिण अमेरिका, देखिए दक्षिण अमेरिका इधर और प्रशांत महासागर के बीच में आपकी नज़का प्लेट यहाँ पर है। इसके साथ ही अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिर फिलीपीन प्लेट जो है ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, यानी एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में आपको फिलीपीन प्लेट मिल जाएगी। तो ये कुछ प्लेट्स हो गई जो हमारी पृथ्वी में पाई जाती हैं। अब देखिए एक बात तो प्रूफ हो चुकी है कि ये जो प्लेट हैं ये पूरे पृथ्वी के इतिहास में हमेशा मूवमेंट करती रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रही हैं। अब वेगनर ने जो है पैंजिया से अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, लेकिन अब जो नए सिद्धांत हैं वो दिखाते हैं कि पैंजिया से पहले ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग थे। जैसे कि 5400 लाख साल पहले की अगर बात करें तो इतने वर्ष पूर्व जो महाद्वीपों की स्थिति है वो कुछ इस तरह की थी। फिर धीरे धीरे इन प्लेटों में अभिसरण हुआ। अभिसरण मतलब आपस में कन्वर्ज होना या टकराना। तो जब ये प्लेट आपस में टकराई तो इस तरह की संरचना बन गई 4200 लाख साल पहले। यहाँ पर देखिए अगर आप 3000 लाख साल पहले की बात करें तो ऐसी संरचना थी, 1200 लाख साल पहले ऐसी संरचना थी, और फिर जब ये फिर से एक बार आपस में टूटे, जो महाद्वीप का बड़ा हिस्सा था, जब ये टूटा और एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति हुई, तो आज हमको वर्तमान में ऐसी संरचना महाद्वीपों की दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो महाद्वीप हैं हमेशा गतिमान रहे हैं। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं प्लेट, तो 3 तरह की प्लेट सीमाएं होती हैं। अपसारी सीमा हो सकती है, अपसारी मतलब जहां पर डाइवर्जेंस हो रहा हो, डाइवर्जिंग हो। देखिए यहाँ पर जो प्लेट है एक इधर जा रही है, एरो से दिखाया गया है, दूसरी इधर जा रही है। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो नई परपटी का निर्माण होता है। इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ, 2 प्लेट एक दूसरे से अलग जाती हैं तो यहाँ से जो लावा बाहर आता है उससे नई परपटी बनती है। इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वो स्थान जहां से एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हटती है उसे प्रसारी स्थान कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। यानी कि क्या है, जो आपका मध्य अटलांटिक कटक है यहाँ पर जो आपकी एक तरफ अमेरिकी प्लेट है और दूसरी तरफ जो यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट है ये अलग हो रही हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, जिसकी वजह से बीच में मध्य महासागरीय कटक बन गया है। अभिसरण सीमा, देखिए जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपरपटी नष्ट होती है। अभी मैंने आपको सबडक्शन के बारे में बताया, 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी। तो ये जो सबडक्शन होता है या जो छेपड़ होता है, इसकी वजह से प्लेट क्या होता है, नष्ट होती है, जो फ्लोर है वो नष्ट होता है। इसको कहते हैं अभिसरण सीमा। कुल मिलाकर एरो पर चित्र में ध्यान दीजिए, जहां पर 2 प्लेट टकरा रही हो वो स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। और अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है, यानी 3 तरह से प्लेट आपस में टकरा सकती हैं। महासागर और महाद्वीप की प्लेट आपस में टकरा सकती है। जब भी ऐसा होगा तो अनिवार्य रूप से जो महासागर की प्लेट है वही नीचे जाएगी, उसी का छेपड़ होगा। अगर 2 महासागर की प्लेट टकरा रही हैं या 2 महाद्वीप की प्लेट टकरा रही हैं तो जो भारी प्लेट होगी उसका सबडक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाता है रूपांतर सीमा, जहां पर ना तो परपटी बनती है, ना नया कोई भूपरपटी बनती है और ना ही परपटी का विनाश होता है, उसे रूपांतर सीमा कहते हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, ना टकरा रही हैं
ना दूर जा रही हैं, बल्कि देखिए एक इधर चित्र में देखिए क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। रूपांतर भ्रंश दो प्लेट को अलग करने वाला तल है जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में मिलता है। जो मिड ओशियनिक रिज है उससे 90 डिग्री पे आपको रूपांतर भ्रंश मिल जाएंगे, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर अब देखिए आता है कि इन प्लेट को कौन से बल आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही जो आर्थर होम्स का सिद्धांत है वही माना जाता है इसमें सही, जो 1930 में आर्थर होम्स ने कहा था। तो देखिए पृथ्वी के नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है। रेडियोधर्मी जो तत्व हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो लगातार आप कह लीजिए उनका क्षय होता है और यहाँ पर बहुत सारा तापमान क्रिएट होता है। इसकी वजह से क्या है कि संवहनी धाराएं जो हैं उनका जन्म होता है और इसकी वजह से जो प्लेट हैं वो गति करती हैं अलग अलग दिशाओं में। और जब ये प्लेट गति करती हैं तो फिर वही है, या तो टकराती हैं या आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो क्या है, पृथ्वी के अंदर के कन्वेक्शन करंट। और ये कन्वेक्शन करंट यानी संवहनी धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, आपका जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह है, जो बहुत ज़्यादा तापमान है, इसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होते हैं। देखिए अगर हम लोग कहें आज से 4 करोड़ साल पहले लगभग भारत कहाँ पे था, तो हमारी पृथ्वी पे 2 गोलार्ध हैं। एक उत्तरी गोलार्ध यानी ये 0 डिग्री है, तो इसके इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो 50 डिग्री पे कल्पना करिए, 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री पे हमारा भारत देश था। तो कितनी लंबी यात्रा हुई होगी जब उत्तरी गोलार्ध तक पहुंचा। अच्छा देखिए हमारा जो भारत प्लेट है इसमें जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रहा था, यानी जब हमारी भारत की प्लेट इधर नॉर्थ की तरफ आ रही थी, उस समय एक बड़ी घटना घटी कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये दक्कन ट्रैप कैसे बना, देखिए भारत एक ऐसे पॉइंट से होकर गुजरा जिसको रीयूनियन कहते थे। इस पॉइंट से ज्वालामुखी बाहर निकलता था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत जो है वो भी उसमें भी ज्वालामुखी सक्रिय हो गए भारत की प्लेट में, और जो दक्कन ट्रैप है वो उसका निर्माण हो गया। तो आज जहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह है वहाँ पर बहुत सारा लावा निकला, जिसको आज हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ये लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ था। अच्छा एक चीज याद रखने की है कि जो हमारा उपमहाद्वीप है तब भूमध्य रेखा के निकट था, यानी जब हमारे दक्कन ट्रैप बने थे उस समय हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन के पास तक पहुंच चुका था, और लगभग 4 करोड़ साल पहले और इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति और विकास होता रहा। 4 करोड़ साल पहले लगभग हिमालय बना, और आज भी जो हमारा हिमालय है उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आज भी ये जो प्लेट है, भारत की जो प्लेट है, ये बाकी जो यूरेशियाई प्लेट है इससे टकरा रही है। तो अब जब टकराएगी तो बीच का जो भी मलबा है वो और ज़्यादा भी ऊपर उठेगा। इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, और दूसरा जो नेपाल में आप इतने भयानक भूकंप देखते हैं वो भी इसी की देन है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने वेगनर का सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसको कवर कर लिया। महासागर का जो अधस्थल होता है, जो ओशियन फ्लोर होता है, इसकी भी कुछ विशेष जानकारियों को जाना। अब जो अगली क्लास है उसमें हम लोग एक बार फिर से अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।